नमस्ते बच्चों, मेरा नाम लकी आहूजा है। मैं आपको कक्षा 11 के समाजशास्त्र का अध्यापन करवा रही हूँ। तो बच्चों, कक्षा 11 के समाजशास्त्र में हम अपनी प्रथम पुस्तक समाजशास्त्र परिचय का अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक के हम अपने चतुर्थ अध्याय का अध्ययन कर रहे थे। हमारे चतुर्थ अध्याय का नाम है संस्कृति तथा समाजीकरण। और बच्चों, इस अध्याय के अब तक हम 5 भाग पूर्ण कर चुके हैं और आज हम इस अध्याय के छठे भाग को प्रारंभ कर रहे हैं। ये इस अध्याय का छठा और अंतिम भाग है। इस भाग में हम अभ्यास प्रश्नों का दूसरा हिस्सा हल करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में संस्कृति की समझ दैनिक प्रयोग के शब्द संस्कृति से कैसे भिन्न है। तो वास्तव में सामाजिक विज्ञान में संस्कृति शब्द की जो समझ है वो दैनिक प्रयोग के शब्द संस्कृति से अलग कैसे है, ये हमें जानना है। बच्चों, उत्तर है रोजमर्रा की बातों में या दैनिक प्रयोग में संस्कृति शब्द कला तक सीमित है अथवा कुछ वर्गों या यहाँ तक कि देशों की जीवन शैली का संकेत करती है, लेकिन सामाजिक विज्ञान में संस्कृति की समझ दैनिक प्रयोग के संस्कृति शब्द से भिन्न है। तो यहाँ हमें इस बात को स्पष्ट रूप से जानना है कि यदि हम दैनिक जीवन के प्रयोग की बात करते हैं तो ये जो संस्कृति शब्द है अक्सर लोग सिर्फ इसे कला तक ही सीमित समझ लेते हैं या फिर कुछ वर्गों या कुछ देशों में इसे जीवन शैली का भी संकेत माना जाता है। लेकिन जब हम सामाजिक विज्ञानों की बात करते हैं तो यहाँ संस्कृति का अर्थ इससे कहीं जटिल है, कहीं व्यापक है। सामाजिक विज्ञान में संस्कृति एक सामान्य समझ है जिसको समाज में अन्य व्यक्तियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखा तथा विकसित किया जाता है। तो सामाजिक विज्ञानों में जो संस्कृति शब्द है वह एक सामान्य समझ के रूप में स्वीकारी जाती है, जिसे कि किसी भी समाज में लोग अन्य व्यक्तियों के साथ ही सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं और विकसित भी करते हैं। यानी सभी लोग इस संस्कृति को ग्रहण करते हैं और विकसित करने में भी अपना योगदान देते हैं। दूसरा प्रश्न है, हम कैसे दर्शा सकते हैं कि संस्कृति के विभिन्न आयाम मिलकर समग्र बनाते हैं। तो यह हम किस प्रकार दर्शा सकते हैं कि संस्कृति के जो अलग अलग आयाम हैं वे मिलकर के एक समग्र का निर्माण करते हैं। उत्तर है, संस्कृति के 3 आयाम प्रचलित हैं। पहला संज्ञानात्मक आयाम, इसका संदर्भ हमारे द्वारा देखे या सुने गए को व्यवहार में लाकर उसे अर्थ प्रदान करने की प्रक्रिया के सीखने से हैं। वास्तव में संस्कृति के 3 मुख्य आयाम हैं, हमने अध्याय में पढ़े थे। पहला आयाम है संज्ञानात्मक आयाम। संज्ञानात्मक आयाम का जो संदर्भ है वो हमारे द्वारा या किसी भी व्यक्ति द्वारा जो देखा गया है, जो सुना गया है, उसे व्यवहार में ला करके उसे एक विशिष्ट अर्थ प्रदान करने की प्रक्रिया से है। जैसे अपने मोबाइल फ़ोन की घंटी को पहचानना, किसी नेता के कार्टून की पहचान करना। इसके उदाहरण हैं हर व्यक्ति द्वारा अपने मोबाइल फ़ोन की घंटी को पहचान पाना और अखबार में, मैगज़ीन में किसी नेता विशेष का कार्टून देख करके उसे पहचान पाना कि ये किस नेता का है। दूसरा आयाम है मानकीय आयाम। मानकीय आयाम के संबंध आचरण के नियम से है, जैसे अन्य व्यक्तियों के पत्रों को न खोलना, निधन पर अनुष्ठानों का निष्पादन। तो मानकीय आयाम का सीधा सीधा संबंध है आचरण के नियमों से। उसमें कुछ मुख्य बातें हैं, जैसे कि किसी अन्य व्यक्ति के पत्र को खोल करके न पढ़ना और निधन पर कुछ विशेष प्रकार के अनुष्ठानों को करना, संपन्न करना, ये इसके उदाहरण हैं। तीसरा आयाम है भौतिक आयाम। इसमें भौतिक साधनों के प्रयोग से संभव कोई भी क्रियाकलाप शामिल है। भौतिक पदार्थों में उपकरण या यंत्र भी शामिल है। तो भौतिक आयाम जो है संस्कृति का वो भी खास है। तो कोई भी प्रकार के भौतिक पदार्थ जो किसी समाज विशेष में, एक काल विशेष में उपयोग में आते हैं, उससे संबंधित सभी क्रियाकलाप समाज की भौतिक संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं। इसमें सभी प्रकार के उपकरणों को और यंत्रों को शामिल किया जाता है। लेकिन भौतिक संस्कृति विशेष रूप से कला के बारे में हमारी समझ संज्ञानात्मक तथा मानकीय क्षेत्रों में जानकारी प्राप्त किए बिना अधूरी है। तो बिल्कुल जो भौतिक संस्कृति है यानी कि कला के बारे में जो हमारी समझ है वो मानकीय और संज्ञानात्मक आयाम के बारे में यदि हम जानकारी ना प्राप्त करें तो अधूरी ही रह जाती हैं। सामाजिक प्रक्रिया के बारे में हमारी विकासशील सामान्य समझ इन सभी क्षेत्रों की जानकारी से ही बनती है। अतः स्पष्ट है कि संस्कृति के विभिन्न आयाम मिलकर एक समग्र बनाते हैं। तो वास्तव में जो भी
किसी समाज की सामाजिक प्रक्रिया है उसके बारे में लोगों की जो सामान्य समझ बनती है वो वास्तव में इन सभी क्षेत्रों की जानकारी से बनती है, यानी समाज के भौतिक क्षेत्रों की, मानकीय क्षेत्रों की, संज्ञानात्मक क्षेत्रों की, इन तीनों की जानकारी से हमारी समझ विकसित होती है। अतः वास्तव में संस्कृति इन तीनों से मिला एक समग्र है। प्रश्न संख्या 3 है, उन दो संस्कृतियों की तुलना करें जिनसे आप परिचित हो। क्या निर्जातीय नहीं बनना कठिन नहीं है? तो दो किन्हीं भी संस्कृतियों की तुलना करनी है जिनसे आपका परिचय हो चुका हो। आगे प्रश्न है कि क्या निर्जातीय नहीं बनना कठिन नहीं है? तो वास्तव में ये प्रश्न ऐसा प्रश्न है जहाँ आपका दृष्टिकोण महत्व रखता है। आप जिन दो संस्कृतियों को जानते हैं आप उनकी तुलना अपने तरीके से कर सकते हैं और इस प्रश्न के बारे में भी आप अपने विचार रख सकते हैं कि क्या निर्जातीय नहीं बनना कठिन नहीं है। तो यहाँ मैं एक उत्तर प्रस्तुत कर रही हूँ, लेकिन आप इसमें सुविधानुसार, आपकी इच्छा अनुसार किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकते हैं। पाषाण युगीन तथा कांस्य युगीन संस्कृति की तुलना। तो दो प्रकार की संस्कृतियाँ हम तुलनात्मक रूप से जान सकते हैं, पाषाण युगीन संस्कृति और कांस्य युगीन संस्कृति। तो पहली तुलना है, पाषाण युगीन संस्कृति में हथियार और औजार पत्थर के थे और बर्तन मिट्टी या पत्थर के बनाए जाते थे, जबकि कांस्य युगीन संस्कृति में हथियार, औजार तथा बर्तनों के लिए तांबा, कांसा आदि धातुएं प्रयोग में लाई जाती थी। तो ये तो एक मुख्य अंतर है ही जिनके कारण इनका नाम है। तो पाषाण युगीन जो संस्कृति थी उस दौरान जो भी हथियार, औजार हुआ करते थे वो किसके बना करते थे? पत्थर के बना करते थे, और जो बर्तन थे वे भी मिट्टी या पत्थर के ही हुआ करते थे। जबकि कांस्य युगीन जो संस्कृति थी वहाँ पर हथियार और औजारों के लिए तांबा, कांसा आदि धातुएं इस्तेमाल होने लगी थी और इसी प्रकार बर्तनों के लिए भी इन धातुओं का इस्तेमाल किया जाता था। दूसरा अंतर है, पाषाण युगीन संस्कृति में कृषि सीमित होती थी क्योंकि खेती हाथ या लकड़ी के कुदाल से की जाती थी, जबकि कांस्य युगीन संस्कृति में कृषि व्यापक स्तर पर होती थी क्योंकि इस युग में कृषि यंत्र तथा हल प्रयोग के लिए जाते थे तथा सिंचाई के लिए नहरें थी। तो पाषाण युगीन संस्कृति में कृषि की संभावनाएं सीमित ही थी और इस कारण बहुत कम कृषि की जाती थी क्योंकि उस दौरान खेती को हाथ से या फिर लकड़ी के बने कुछ कुदाल आदि से की जाती थी। लेकिन कांस्य युगीन संस्कृति तक खेती बहुत व्यापक रूप ले चुकी थी क्योंकि इस दौरान काफ़ी सारे उपकरण या यंत्र बनाए जा चुके थे। कृषि यंत्र, हल आदि जो हैं इस दौरान तक उपयोग में लिए जाने लगे थे। साथ के साथ सिंचाई के लिए नहरें भी उपलब्ध हो गई थी। तीसरा अंतर है, पाषाण युगीन संस्कृति पूर्णतः ग्रामीण संस्कृति थी तथा ग्रामीण व्यवस्था आत्मनिर्भर थी, जबकि कांस्य युगीन संस्कृति में नगरों का जन्म हो गया था। कृषि के साथ साथ व्यापार, विनिमय, मुद्रा आदि से आर्थिक विकास हुआ तथा नए शिल्पी और दस्तकार उभर कर सामने आए। तो जो पाषाण युगीन संस्कृति थी वो पूरी तरीके से ग्रामीण संस्कृति हुआ करती थी और इस कारण से काफ़ी हद तक आत्मनिर्भर थी। लेकिन कांस्य युगीन संस्कृति की हम बात करें तो तब तक नगरों का जन्म हो चुका था और नगरों में कई सारी चीज़ें शुरू हो चुकी थी, जैसे कृषि के अलावा व्यापार, विनिमय, मुद्रा का जो लेन देन था वो, और इस कारण काफ़ी आर्थिक विकास हुआ और इसके साथ साथ ही विभिन्न प्रकार के शिल्पी और दस्तकार जो थे वो जो हम कई व्यवसाय हैं वो भी निकल कर के सामने आने लगे। चौथा अंतर है, पाषाण युगीन संस्कृति में लोग प्राय पैदल चलते थे, भार ढोने के लिए पशुओं का तथा नदियों में लट्ठों को बांधकर उन पर बोझ रखा जाता था, जबकि कांस्य युगीन संस्कृति में जल नौकाएं, पहिएदार बैलगाड़ियों तथा सवारियों के लिए पशुओं का प्रयोग किया जाता था। तो ये भी एक मुख्य अंतर है कि पाषाण युगीन संस्कृति में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए प्राय पैदल ही जाया करते थे और इसके अलावा भार ढोने के लिए या माल ढोने के लिए वो पशुओं का इस्तेमाल करते थे या फिर नदियों में लट्ठों को बांधकर और उनके ऊपर वज़न रख के उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया करते थे। जबकि कांस्य युगीन संस्कृति की बात करें तो तब तक जल नौकाएं विकसित हो चुकी थी, पहिएदार बैलगाड़ियाँ भी शुरू हो चुकी थी और सवारियों के लिए पशुओं का उपयोग किया जाने लगा था। क्या निर्जातीय बनना कठिन नहीं है? तो आइए जानते हैं कि निर्जातीय बनना कठिन नहीं है या है।
जब संस्कृतियाँ एक दूसरे के संपर्क में आईं तभी निर्जातीयता की उत्पत्ति हुई। निर्जातीयता से आशय अपने सांस्कृतिक मूल्यों का अन्य संस्कृतियों के लोगों के व्यवहार तथा आस्थाओं का मूल्यांकन करने के लिए प्रयोग करने से है। इसका अर्थ है कि जिन सांस्कृतिक मूल्यों को मानक के रूप में प्रदर्शित किया गया था उन्हें अन्य संस्कृतियों की आस्थाओं तथा मूल्यों से श्रेष्ठ माना जाता है। इस दृष्टि से निर्जातीय बनना कठिन है। तो जब हम बात करें कि निर्जातीयता वास्तव में उत्पन्न कब हुई, तो जब संस्कृतियाँ एक दूसरे के संपर्क में आईं तभी निर्जातीयता की उत्पत्ति हुई। और निर्जातीयता से क्या आशय है, तो हमने हमारे अध्याय में भी जाना था कि अपने सांस्कृतिक मूल्यों का जब हम अन्य लोगों के सांस्कृतिक मूल्यों और आस्थाओं का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग करते हैं और अपने जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, विश्वास हैं, उनको श्रेष्ठ मानते हैं किसी दूसरे संस्कृति के लोगों के मूल्यों और विश्वासों से, तो उसे ही निर्जातीयता कहते हैं। और वास्तव में निर्जातीय बनना काफ़ी कठिन है। प्रश्न संख्या 4 है, सांस्कृतिक परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए दो विभिन्न उपागमों की चर्चा करें। तो सांस्कृतिक परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए कौन से दो विभिन्न या अलग अलग उपागम उपयोग लिए जा सकते हैं, आइए देखते हैं। उत्तर है, सांस्कृतिक परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए दो प्रमुख उपागम निम्नलिखित हैं। पहला, ऐतिहासिक उपागम। किसी भी विषय के सही ज्ञान के लिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का सहारा लिया जाता है। वास्तव में किसी भी विषय का यदि हम सही प्रकार से ज्ञान लेना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके लिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानना काफ़ी ज़रूरी माना जाता है। संस्कृति के उत्पत्ति, विकास तथा वर्तमान स्वरूप के विषय की पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए इतिहास की सहायता ली जाती है। और इसी कारण से किसी भी संस्कृति की उत्पत्ति, उसके विकास और उसका जो वर्तमान स्वरूप है, उसकी पूर्ण जानकारी को जानने के लिए हम ऐतिहासिक उपागम की सहायता ले सकते हैं। किसी भी संस्कृति का निर्माण एक साथ एक ही समय में नहीं हुआ, इसलिए संस्कृति के परिवर्तनों के अध्ययन के लिए ऐतिहासिक उपागम का प्रयोग किया जाता है। तो बिल्कुल कोई भी समाज की संस्कृति का निर्माण एक साथ एक ही समय में नहीं हुआ है और इसीलिए सांस्कृतिक जो परिवर्तन हैं उनके अध्ययनों के लिए ऐतिहासिक उपागम को उचित माना जाता है। दूसरा उपागम है दार्शनिक उपागम। सांस्कृतिक परिवर्तनों के अध्ययन का एक अन्य उपागम दार्शनिक उपागम है। कुछ समाजशास्त्री दार्शनिक दृष्टि से सांस्कृतिक परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। तो दार्शनिक उपागम भी महत्वपूर्ण है। तो सांस्कृतिक परिवर्तनों के अध्ययन के लिए कुछ समाजशास्त्रियों द्वारा दार्शनिक उपागम का सहारा भी लिया जाता है। प्रश्न संख्या 5 है, क्या विश्वव्यापीकरण को आप आधुनिकता से जोड़ते हैं? निर्जातीयता का प्रेक्षण करें तथा उदाहरण दें। तो क्या आप विश्वव्यापीकरण को आधुनिकता से जोड़ते हैं? क्या ये दोनों एक साथ उत्पन्न हुए हैं? और आपको निर्जातीयता का प्रेक्षण कर उसका कोई उदाहरण प्रस्तुत करना है। तो बच्चों यहाँ भी आप अपने विचारों के अनुसार उत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं। जो उत्तर मैं प्रस्तुत कर रही हूँ उसमें जो भी आप उचित संशोधन करना चाहें कर सकते हैं। उत्तर है, विश्वव्यापीकरण क्या है? विश्वव्यापीकरण विश्व बंधुता पर बल देता है। विश्व बंधुता में व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के मूल्यों तथा आस्थाओं का मूल्यांकन अपने मूल्यों तथा आस्थाओं के अनुसार नहीं करता। तो बिल्कुल विश्वव्यापीकरण जो है वह वास्तव में विश्व बंधुता पर ही बल देता है और इस विश्व बंधुता के अंतर्गत किसी भी अन्य संस्कृति के जो लोग हैं उनके मूल्यों का, आस्थाओं का मूल्यांकन व्यक्ति द्वारा अपने संस्कृति के मूल्यों और आस्थाओं के अनुसार नहीं किया जाता है, बल्कि वह विभिन्न सांस्कृतिक प्रवृत्तियों को मानता है तथा इन्हें अपने अंदर समायोजित करता है। तो विश्वव्यापीकरण वास्तव में विभिन्न संस्कृतियों को स्वीकार करता है और इन्हें अपने ही अंदर समायोजित भी कर लेता है तथा एक दूसरे की संस्कृति को समृद्ध बनाने के लिए सांस्कृतिक विनिमय तथा लेन देन को
बढ़ावा देता है। इसी के साथ एक दूसरे की संस्कृति यानी विभिन्न संस्कृतियों को समृद्ध बनाने के लिए विश्वव्यापीकरण के अंतर्गत एक सांस्कृतिक विनिमय को या लेन देन को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, इसे बढ़ावा दिया जाता है। उदाहरण के लिए अंग्रेजी भाषा विदेशी शब्दों को लगातार अपनी शब्दावली में शामिल करके अंतर्राष्ट्रीय संप्रेषण का मुख्य साधन बनकर उभरी है। तो इस विश्वव्यापीकरण का एक उदाहरण मिलता है हमें अंग्रेजी भाषा में, क्योंकि इसमें जो विदेशी शब्द हैं उनको लगातार साल दर साल अपनी शब्दावली में शामिल किया जाता है और इसी कारण यह अंतर्राष्ट्रीय संप्रेषण का एक सबसे बड़ा माध्यम बनकर उभरी है। आधुनिकता, इससे स्पष्ट होता है कि विश्वव्यापीकरण और आधुनिकता परस्पर पूरक हैं। वास्तव में जो हमने विश्वव्यापीकरण की चर्चा की उससे यह संदर्भ जो है वो स्पष्ट होता है कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों ही विश्वव्यापी संस्कृति के हामी हैं। आज विश्वव्यापीकरण के कारण विश्व में जहाँ संचार के आधुनिक साधनों से संस्कृतियों के बीच अंतर कम हो रहे हैं, वहीं आधुनिकता प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संस्कृति को विभिन्न प्रभावों द्वारा सशक्त करने की स्वतंत्रता देती है। तो बिल्कुल आज जब हम विश्वव्यापीकरण का प्रभाव देखते हैं तो यह स्पष्ट रूप से दिखता है कि विश्व में संचार के जो आधुनिक संसाधन विकसित हुए हैं उससे संस्कृतियों के बीच के अंतर निरंतर कम होते जा रहे हैं और इसके साथ ही आधुनिकता जो है यह प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अपनी संस्कृति को विभिन्न प्रकार के प्रभावों द्वारा सशक्त बनाने का एक प्रकार का माध्यम प्रस्तुत करती है या एक विशिष्ट प्रकार की स्वतंत्रता देती है कि हम अपनी अपनी संस्कृति को आधुनिकता के चलते और समृद्ध बना सकें। निर्जातीयता, जब संस्कृतियाँ एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तभी निर्जाति केंद्रवाद या निर्जातीयता की उत्पत्ति होती है। निर्जातिवाद से आशय अपने सांस्कृतिक मूल्यों का प्रयोग अन्य संस्कृतियों के लोगों के व्यवहार तथा आस्थाओं का मूल्यांकन अपने मूल्यों और आस्थाओं के अनुसार करना है। तो बिल्कुल हम ये जान चुके हैं अब तक कि निर्जातीयता का आशय क्या है। निर्जातीयता के अंतर्गत कोई विशेष संस्कृति के लोग अपने मूल्यों या आस्थाओं के अनुसार ही किसी अन्य संस्कृति के लोगों के मूल्यों और आस्थाओं का मूल्यांकन करते हैं। इसमें अपने मूल्यों और आस्थाओं को अन्य संस्कृतियों के मूल्यों और आस्थाओं से श्रेष्ठ समझा जाता है। बिल्कुल ये हम चर्चा कर चुके हैं। निर्जातिवाद की तुलनाओं में निहित सांस्कृतिक श्रेष्ठता की भावना उपनिवेशवाद की स्थिति में स्पष्ट दिखाई देती है। यदि हम उदाहरण देखना चाहें तो ये जो निर्जातिवाद की जो तुलनात्मक सांस्कृतिक श्रेष्ठता है ये उपनिवेशवाद की स्थिति में स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। थॉमस बॉबिंगटन मैकॉले के भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजे गए शिक्षा 1835 के प्रसिद्ध विवरण में निर्जातीयता का उदाहरण दिया गया है, जब वे कहते हैं हमें इस समय एक ऐसे वर्ग का निर्माण करने का भरसक प्रयास करना चाहिए जो हमारे तथा हमारे द्वारा शासित लाखों लोगों के बीच द्विभाषियों का कार्य करें, व्यक्तियों का ऐसा वर्ग जो खून और रंग में भारतीय हो परंतु रुचि में, विचार में, नैतिकता तथा प्रतिभा में अंग्रेज हो। तो बिल्कुल मैकॉले का ये जो वक्तव्य है ये स्पष्ट करता है उनके निर्जातीयता के भाव को। तो उन्होंने 1835 में शिक्षा का जो विवरण ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा उसमें उन्होंने ये वक्तव्य दिया कि हमें इस समय एक ऐसे विशिष्ट वर्ग का निर्माण करने का प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए जो हमारे द्वारा जो शासित लोग हैं उनके और हमारे मध्य एक द्विभाषी का कार्य कर सकें। उसके अलावा वे लोग जो दिखने में तो कैसे हों, भारतीय हों, लेकिन उनका जो विचार है, जो उनकी रुचि है या उनका जो प्रतिभा है, जो उनका दृष्टिकोण है वो बिल्कुल अंग्रेजों जैसा होना चाहिए। स्पष्ट है कि इसमें अंग्रेज संस्कृति की तुलना में भारतीय संस्कृति को पिछड़ा माना गया है और इसका मानक अंग्रेजी संस्कृति के मूल्य हैं। तो बिल्कुल इस वक्तव्य में स्पष्ट है कि भारतीय संस्कृति की तुलना में अंग्रेज संस्कृति को यहाँ समृद्ध माना गया है, यानी भारतीय संस्कृति को अंग्रेजी संस्कृति के मूल्यों के अनुसार पिछड़ा घोषित किया गया है। तो बच्चों आज हमने हमारे इस चतुर्थ अध्याय के सभी भागों को पूर्ण कर लिया है और अब हम हमारे अगले वीडियो में जो अध्याय 5 है उसे पढ़ना प्रारंभ करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।